एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट एडल्ट हेल्थ नर्सिंग वॉल्यूम 2 बीएससी नर्सिंग 4th सेमेस्टर। अगर मैं बात करूँ एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेम वैसे ही है, बस फ़र्क इतना है वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में जो यूनिट्स आपके वॉल्यूम 1 में नहीं कवर हो पाते हैं सिस्टम वाइज डिसऑर्डर, तो वो आपके वॉल्यूम 2 में है। आपको वैसे ही पढ़ना है, ठीक वैसे ही जैसे आपने EHN 1 को पढ़ा है। हम डिस्कस करेंगे बुक EMS पब्लिकेशन की। आज की वीडियो होने जा रही है यूनिट 1, दैट इज ENT डिसऑर्डर, ईयर नोज थ्रोट। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ENT डिसऑर्डर। ये यूनिट जनरली पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 होने जा रही है। आपका कोई भी डाउट हो वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। हेल्थ एंड नर्सिंग वॉल्यूम 2 में यूनिट 1 आपकी है ईयर नोज थ्रोट डिसऑर्डर की। इसको शॉर्ट में कहते हैं ENT डिसऑर्डर। इसमें आपके डिसऑर्डर्स ईयर के जितने, नोज के जितने भी थ्रोट के, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। पढ़ना ठीक वैसे ही EHN को है जैसे आपने BSc नर्सिंग 3rd सेमेस्टर मतलब कि EHN वॉल्यूम 1 को पढ़ा है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ मेंशन है। ईयर में आपके एक्सटर्नल ईयर में आपका है ओटाल्जिया, फॉरेन बॉडीज ट्यूमर। मिडल ईयर में है इम्पैक्टेड वैक्स, टिम्फैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन, ओटाइटिस मीडिया ट्यूमर। इनर ईयर में आपका है मेनियर डिजीज़, लिबरेंथाइटिस, ओटोटॉक्सिसिटी ट्यूमर। फिर आपका स्टार्ट हो जाएगा नोज़ में आपका है राइनाइटिस, साइनसाइटिस, टॉन्सिलाइटिस एंड लेरेंजाइटिस। फिर आपका एपिस्टेक्सिस मतलब कि उसका आपका मेंशन होगा नोज ब्लीड, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन और आपका लैरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन होगा। ये आपका नोज़ का रहेगा। फिर आपका नोज़ के बाद में जो आपका डिफनेस और उसका मैनेजमेंट है वो आपका आ जाएगा ईयर से रिलेटेड। सो ये आपका रहेगा ENT। थ्रोट में आपका ज़्यादा नहीं है, मेनली आपका इम्पोर्टेंट ज़्यादा ईयर का है। तो ये आपके सिलेबस में मेंशन है। हम इसी अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे हमारे यूनिट को स्टार्ट करने से पहले एक डाउट था स्टूडेंट का, वो हम क्लियर कर देते हैं कि सिलेबस में मेंशन होता है रिव्यू ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ ENT। क्या ये भी हमको पढ़ना चाहिए? क्या ये आपका एग्ज़ाम में आता है या नहीं? अगर मैं बात करूँ, अगर आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी याद है जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी है तो इसमें आपको उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपको नहीं याद है तो एक बार आप इसको पढ़ लीजिए। वैसे ये एग्ज़ाम में नहीं आती। कभी भी आपने EHN वॉल्यूम 1 का एग्ज़ाम दिया है उसमें कोई भी आप देखेंगे कभी भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑर्गन की नहीं पूछी जाती है, बस आपसे पूछा जाएगा डिसऑर्डर। लेकिन आपके लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, जो आपके बुक में स्पेशली कोई भी यूनिट शुरू करने से पहले जो मेंशन होते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहले डिसऑर्डर पढ़ने से पहले हम डायग्नोस्टिक टेस्ट को पढ़ेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाए। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपका शुरू होगा हियरिंग असेसमेंट। हियरिंग असेसमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट आपका आता है रेने टेस्ट एंड वेबर टेस्ट। रेने टेस्ट आपका क्या है? ये हम लोग असेस करते हैं साउंड के प्रिस्क्रिप्शन को जो आपका ट्रांसमिट होता है एयर और बोन कंडक्शन के थ्रू द मस्टाइड बोन। ये आपको क्या करना होता है, जो आपका ट्यूनिंग फॉग होता है, आप इस डायग्राम को देख रहे हैं, ये आपका रेने टेस्ट है। जो आपका ट्यूनिंग फॉग होता है आप उसको वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेट करने के बाद में मस्टाइड प्रोसेस पे रखेंगे। पहले हमने उसको पहले इसे टक करके वाइब्रेट करा। वाइब्रेट करने के बाद में जो उसका बेस होता है उसको ईयर के पीछे आपकी जो बोन होती है उसको मस्टर्ड बोन कहते हैं, वहाँ पे इसको रखोगे। जब साउंड आपके कानों में नहीं सुनाई देगा इसका मतलब आपका कान ऑडिबल नहीं है। बस उसके बाद में उसके वाइब्रेट करने का में अगर वहाँ से आ रहा है तो वो चीज़ आपका क्या है, ऑडिबल है, आपका कान सही है। इसमें हम लोग बोन कंडक्शन, एयर कंडक्शन देखते हैं। नॉर्मल वैल्यू क्या है, 20 सेकेंड है बोन कंडक्शन की, 30 to 40 सेकेंड है एयर कंडक्शन की। अगर रेने टेस्ट आपका पॉजिटिव है इसका मतलब है कि जो बोन कंडक्शन का टाइम है वो इंक्रीज़ होगा या तो सेम होगा, लेकिन एयर कंडक्शन का टाइम डिक्रीज़ होगा, लेकिन पॉजिटिव में। नेगेटिव में क्या होगा,
आपकी सेंसोन्यूरल हियरिंग इम्पेयरमेंट होगी। यहाँ पे आपका दोनों डिक्रीज़ हो जाएगा, जो रेशियो भी होगा टाइम का वो आपका सेम रहेगा। इसको हम लोग पैथोलॉजिकल पॉजिटिव रेने बोलते हैं, नेगेटिव को। तो यह आपका है रेने टेस्ट। फिर आपका आता है वेबर टेस्ट। वेबर टेस्ट आपका क्विक स्क्रीनिंग होती है टेस्ट की। यह आपका वन साइडेड को देखता है, मतलब कि एक साइड यूनिलेटरल होता है, ये एक साइड के हियरिंग को देखता है कि उसमें सेंसरी लॉस, कंडक्टिंग सेंसरी लॉस है या न्यूरल लॉस है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करते हैं ऐसे टक करके। जब वो वाइब्रेट हो जाता है तो फोरहेड के मिडल पे रखते हैं, मतलब कि यहाँ पे या फिर यहाँ पे। उसके बाद में पेशेंट से कहते हैं कि आपको मतलब जो वॉइस है वो आपको आ रही है या नहीं आ रही है। अगर नॉर्मल रहेगा तो उसको दोनों कान में इक्वल सुनाई देगा वाइब्रेशन। और अगर पेशेंट को कोई भी कान में नहीं सुनाई देगा तो उससे आप क्लियर कर सकते हैं उसको कोई भी यूनिलेटरल कंडक्शन हियरिंग लॉस है। तो यह आपका रेने टेस्ट, वेबर टेस्ट होता है। इसमें बेटर है कि एक बार आप गूगल करिएगा, जिसमें आपको डिफरेंशिएट करना होगा रेने और वेबर टेस्ट को। इससे 3 से 4 पॉइंट आपको मिलेंगे, आप उसको लिख के रख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। फिर आपका आता है ट्यून फॉक टेस्ट और सचवान टेस्ट। पहले मैंने आपको रेने वेबर इसलिए बताया कि आपके लिए ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आता है ट्यून फॉक। इसमें हम लोग ट्यूनिंग फॉक को यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग कितना हर्ट्ज देते हैं, 128 हर्ट्ज़ का यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करते हैं। इसमें हम लोग कौन से हेयरिंग इम्पेयरमेंट को देखते हैं, तो 3 हेयरिंग इम्पेयरमेंट को देखते हैं। वो आपकी है कंडक्शन, फिर आपकी है सेंसोन्यूरल, फिर आपकी है मिक्स्ड। तो ये 3 हेयरिंग इम्पेयरमेंट है जो हम लोग देखते हैं। फिर आपका आता है सचवान टेस्ट। इसमें क्या होता है, हम लोग असेस करते हैं बोन कंडक्शन टाइम को। अभी आप शुरू कर रहे हो मतलब AHN2 को, तो अभी लग रहा होगा ये क्या टेस्ट है, ये क्या बोन है, मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे AHN1 समझ में, वैसे वैसे आपको AHN2 भी समझ में आएगी। इसमें क्या होता है, हम लोग ट्यूनिंग फॉक को वाइब्रेट करने के बाद में मेस्टोइड प्रोसेस, मतलब कि वहीं जो आपका ईयर उसके पीछे रखेंगे। इसकी नॉर्मल वैल्यू 20 सेकेंड है। अगर इंक्रीज आएगा तो कंडक्शन हियरिंग लॉस है, अगर डिक्रीज होगा तो सेंसो न्यूरल हियरिंग लॉस रहेगा। तो ये होता है सचवान टेस्ट। बुक में आपका एक डायग्राम दे रखा है। जब आपने ट्यूनिंग फोक को वाइब्रेट करके आपके हेड पे रखा और मिडल ऑफ हेड पे रखोगे, जिससे दोनों कान का मिडल में रहो, अगर दोनों कान में नहीं सुनाई देगा तो ये कंडक्टिंग लॉस है। अगर एक में नहीं सुनाई देगा तो सेंसरी न्यूरल लॉस रहेगा। तो ये इस तरीके से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। फिर आपका आता है ऑटोस्कोपी। ऑटोस्कोपी क्या है? ऑटोस्कोपी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग एक्सटर्नल कैनाल को देखते हैं। ऑटोस्कोपी दिखता कैसे, तो आप ये फिगर देख रहे हैं, ऐसा आपका ऑटोस्कोपी दिखता है। इसमें हम लोग जो ऑडिटरी कैनाल टेम्पैरिंग मेम्ब्रेन होता है उसको देख सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं। कोई भी इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होता है उसको डायग्नोस कर सकते हैं। कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका प्रोसीजर भी मेंशन है, हम बुक PDF आपकी अपलोड कर देंगे, इससे आप देख लीजिएगा, प्रोसीजर अपने आप से पढ़ लीजिएगा। फिर आपका आता है ऑडियोमेट्री टेस्ट। ये अब ये ऑडियोमेट्री टेस्ट क्या होता है? इसमें हम लोग हियरिंग लेवल को चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन। उस मशीन को कहते हैं ऑडियोमीटर। इसमें क्या होता है, पर्सन की एबिलिटी को चेक करते हैं डिफरेंट साउंड इंटेंसिटी पिच के साथ में। इसमें हम लोग जो बैकग्राउंड नॉइज़ होती है उसको हटा देते हैं। फिर पेशेंट को बिठा देते हैं, उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं एक, जैसे ही आप इस डायग्राम को देखेंगे इस तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा, इस तरीके से। फिर थ्रेशोल्ड से उसको फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करते हैं, फिर देखते हैं कि उसका कितना है, फिर उसको नोट करते हैं। इससे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इसको यूनिट को डेसिबल में। ये टेस्ट आपका परफॉर्म होता है। पहला टेस्ट आपका एयर कंडक्शन का होता है, दूसरा आपका बोन कंडक्शन का होता है, जिससे आपको पता चलता है। फिर आपका नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक स्टेगमोग्राफी। ये क्या होता है? इसमें हम लोग जो आपके वेस्टिब्यूल्स, ईयर वेस्टिब्यूल्स होते हैं उसमें लीसेंस है या नहीं उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला है ओकुलोमोटर इवैल्यूएशन, जिसमें हम लोग कैलिब्रेशन, गैज फिक्सेशन, सैड ट्रैकिंग और ऑप्टोकाइनेटिक का यूज़ करते हैं। फिर आपका नेक्स्ट पार्ट आता है जिसमें हम लोग पोजीशन टेस्टिंग करते हैं। फिर आपका आता है कैलोरिक स्टिमुलेशन। इसका भी प्रोसीजर है जो कि आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं बुक PDF प्रोवाइड कर दूँगी।
फिर हम बात करते हैं हमारे ईयर के डायग्राम की, क्योंकि अगर आएगा तो आपको ईयर का डायग्राम भी बनाना होगा। तो ये आपका डायग्राम सिंपल सा है, आप इसको देखिए। सबसे पहले ईयर को आप डिवाइड करेंगे 3 में। एक होता है आपका आउटर ईयर, फिर आपका होता है मिडल ईयर, फिर होता है आपका इनर ईयर। ये देखिए आपका आउटर, मिडल, इनर। आउटर ईयर में आपका पिन्ना होगा जो आपका मस्कुल से बना होता है। फिर आपकी एक ये देख लो कैनाल, इसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। मिडल लेयर में आपकी टिम्फैनिक मेम्ब्रेन रहेगी, जिसको हम लोग ये ड्रम भी कहते हैं, जो आपका सर्कल सर्कल सा मेंशन है जिसको आप देख रहे हैं, ये आपका क्या है, टिम्फैनिक मेम्ब्रेन है। टिम्फैनिक मेम्ब्रेन के बाद में फिर आपकी ये 3 आपके क्या हो जाते हैं, जो कि मैंने ऊपर एक अलग से बनाया भी है, इसको हम लोग कहते हैं ईयर ऑसिकल्स। ईयर ड्रम से आपका अटैच होता है मैलस, मैलस से आपका अटैच होता है इनकस, इनकस से आपका अटैच होता है स्टेप्स। फिर यहीं से आपका नीचे से जो निकलेगा उसको हम लोग कहते हैं स्टेशन ट्यूब। फिर आपका यहाँ से शुरू हो जाएगा इनर ईयर। इनर ईयर में आपका आता है सेमी सर्कुलर कैनाल। फिर आपका आएगा कोकिला, कोकिला के बाद में ऑडिटरी नर्व। अब मेरे अकॉर्डिंग डायग्राम बिल्कुल आपको क्लियर है। ये है स्ट्रक्चर ऑफ ईयर का, जिसमें आपका आउटर ईयर भी आ रहा है, मिडल ईयर भी आ रहा है, इनर ईयर भी आ रहा है। जिसमें आपका आउटर ईयर में पिन्ना आता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल आता है, मिडल ईयर में आपका ईयर ड्रम आता है जिसको हम लोग टिम्फैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर वो आपकी अटैच होती है मैलस बोन से, फिर आपके इनकस बोन से, फिर स्टेप्स बोन से। उसी के जस्ट नीचे से आपका स्टेशन ट्यूब होता है। फिर आपका इनर ईयर स्टार्ट होता है, जिसमें आपका कोकिला होता है। कोकिला के ऊपर आपका सेमी सर्कुलर कैनाल होती है, 3 इस तरीके से आपकी रहती हैं, डबल लेयर में होती हैं। और उसके बाद में इसमें आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है। फिर आपका या उसी के नीचे जस्ट कोकिला होता है। कोकिला के बाद में आप यहाँ पे आपकी ऑडिटरी नर्व्स होती हैं। तो ये है आपका स्ट्रक्चर ईयर का। अब हम बात करते हैं हमारे डिसऑर्डर्स की। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ईयर डिसऑर्डर। ईयर में भी सबसे पहले पढ़ेंगे एक्सटर्नल ईयर डिसऑर्डर। तो अगर मैं बात करूँ एक्सटर्नल ईयर के, तो उसमें आपका ट्यूमर हो सकता है और ओटाल्जिया हो सकता है, फॉरेन बॉडीज़ का ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तो हम पहले पढ़ेंगे ट्यूमर। ट्यूमर का मतलब क्या होता है, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ जब आपकी ईयर में हो जाएगी तो उसको हम लोग कहेंगे ईयर ट्यूमर। उसमें क्या होता है कि कोई भी जो सेल है उसकी एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाना, मतलब कि वहाँ पे जो बिनाइन मासेस होगा। बिनाइन और मैलिग्नेंट में बस यही होता है। जो कैंसरस में क्या होता है, बिनाइन मतलब कि वो ग्रोथ करेगा एज अ फॉर्म सिस्ट में, लेकिन वो इधर उधर ट्रांसफ़र नहीं करेगा अदर ऑर्गन्स में, उसको हम लोग बिनाइन कहते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, कार्सिनोमा होता है। वो एक से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकता है, मतलब कि अगर ऑडिटरी कैनाल में तो हो सकता है वो पिन्ना और स्क्वैमस सेल को भी अफेक्ट कर सके। इटियोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपका एनवायरमेंटल फैक्टर रहता है, मेनली जेनेटिक फैक्टर्स रहते हैं। अगर बात करा जाए साइन एंड सिम्टम्स की, बेनाइन और मैलिग्नेंट मासेस में आपको क्या देखने को मिलेगा, जो आपका हियरिंग लॉस है वो आपका हो सकता है, हियरिंग लॉस दोनों हो सकता है, कंडक्टिव भी और सेंसरी न्यूरल भी। साथ में आपको बहुत ही ज़्यादा पेन होगा। पेन के बाद में आपको वहाँ पे ड्रेनेज प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगी, फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगा। इसकी वजह से आपका फेशियल पैरालिसिस भी हो सकता है। फिर इसको हम लोग कैसे देखते हैं, ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन से विजुलाइज करते हैं। डायग्नोस्टिक में हम लोग हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, बायोप्सी टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। उसके बाद में जिससे हमें डायग्नोस हो सकता है ट्यूमर को, एट लास्ट मैनेजमेंट है कि सर्जिकल रिमूव कर सकते हैं ट्यूमर को। ट्यूमर आपके बुक में जितना दे रखा है उतना आपके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि ट्यूमर एग्जाम में ईयर ट्यूमर नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट हम डिजीज़ पढ़ते हैं ओटाल्जिया। ओटाल्जिया का मतलब होता है ईयर पेन। अगर आपके कान में दर्द है उसको हम लोग कहेंगे ओटाल्जिया। इसकी वजह से आपके हियरिंग में कुछ इंटरफेयर हो सकता है। ओटाल्जिया आपका प्राइमरी ओरिजिन का होता है, ये आपके इन्फेक्शन की वजह से मेनली डेवलप होता है। तो एटियोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन आएगा। हो सकता है कोई भी आपने शार्प ऑब्जेक्ट का इंसर्शन करा हो अपने कान में, जिसकी वजह से वहाँ पे पेन हो रहा हो।
फिर हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर की। तो रिस्क फैक्टर है इंस्टॉलेशन करेंगे हम लोग कंटामिनेटेड सॉल्यूशन का कान में, उसकी वजह से हो सकता है, या फिर आप स्विमिंग कर रहे थे गंदे पानी में, उसकी वजह से पेन हो सकता है, या आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो उसकी वजह से हो सकता है, कोई भी ट्रॉमा हो सकता है, या फिर एडिनॉइड्स टिश्यू का इन्लार्जमेंट हो सकता है, माउथ या गम पेन की में भी कभी कभी आपका कान में पेन हो सकता है। जब दांत में मतलब जब टूथ एक होता है तब भी आपका कान में दर्द हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करूँ तो ब्लू या फिर रेड पर्पल कलर का डिस्कलरेशन होगा वहाँ पे, स्वेलिंग होगी पिन्ना के ऊपर और हेमाटोमा होगा। उसके बाद में मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो पेन है तो आप एनाल्जेसिक का यूज़ करोगे, और अगर इन्फेक्शन है तो आप एंटीबायोटिक का यूज़ करोगे। फिर आपका आएगा फॉरेन बॉडीज़। फॉरेन बॉडीज़ का मतलब होता है कि एक्सटर्नल ईयर में कोई भी फॉरेन बॉडी प्रेजेंस है, उसको हम लोग कहते हैं फॉरेन बॉडीज़। अगर मैं बात करूँ ये कैसे है, तो ये एक्सीडेंट की वजह से कोई भी फॉरेन बॉडी का इंसर्शन हो सकता है आपके कान में, या फिर आपने फॉरेन ऑब्जेक्ट जैसे कि शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको आपने अपने खुद से भी कभी कभी बच्चे जैसे डाल लेते हो, उससे आपने कान में इंसर्ट कर दिया है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करूँ तो इसमें क्या होगा, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होगा, हियरिंग डिमिनिश्ड होने लगेगी, कम होने लगेगी, फीलिंग ऑफ मूवमेंट होगा, जैसे कान में बज़ बज़ वाली वॉइस आएगी, बजिंग रहेगी। फिर ट्रॉमा रहेगा, ट्रॉमा हो सकता है शार्प ऑब्जेक्ट की वजह से। अगर मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा शार्प है, उसकी टिप बहुत ही ज़्यादा शार्प है, उतना ज़्यादा आपके कान में इंजरी हो सकती है, रेडनेस स्वेलिंग हो सकता है। ये आपके कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन की अगर मैं बात करूँ तो हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे जिसमें हम लोग पेन लाइट का यूज़ करेंगे, ऑटोस्कोप से हम लोग विजुअलाइजेशन करेंगे। मैनेजमेंट में हम लोग मिनरल ऑयल को कान में डालते हैं जिससे जो भी इंसेक्ट है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो वहाँ से रिमूव करा जा सके एक स्मॉल फोर्सप के हेल्प से। ये आपका था आउटर ईयर में प्रॉब्लम। फिर अब हम पढ़ेंगे मिडल ईयर में। मिडल ईयर में क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला है इम्पैक्टेड सीरुमेन। इम्पैक्टेड सीरुमेन का मतलब क्या होता है, जो आपके कान में एक्यूमुलेट हो जाए ईयर का वैक्स। आपके ईयर में वैक्स का प्रोडक्शन होता है, जब उसका प्रोडक्शन हाई हो जाता है जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा एक्सटर्नल ओकोस्टिक मियाटस का। ये मेनली तब होता है जब आपके कान में एक्सेसिव सिक्रीशन होगा सीरुमेन का। पैथोफिजियोलॉजी क्या है, जब इटियोलॉजी की वजह से ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर आपके कान में एक्सेस सिक्रीशन होगा जिसकी वजह से थिकनेस होगी, वो आपके साउंड वेव्स में क्या करेगा, ट्रांसमिशन में इंटरफेयर करेगा जिसकी वजह से डिमिनिश्ड हो जाएगी हियरिंग। यही आपका इंटरफेयर करता है ट्रांसमिशन में जिसकी वजह से हियरिंग प्रॉब्लम रहती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आपको देखने को मिलेगा पेन होगा, ओटाल्जिया उसको हम लोग कहते हैं, हियरिंग डिमिनिश्ड हो जाएगी, पेशेंट भी रिपीटेड मिसरिपीटेड क्वेश्चन करेगा क्योंकि उसको वॉल्यूम नहीं सुनाई देगा टेलीविज़न रेडियो का। डायग्नोस्टिक में हम लोग हिस्ट्री करेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ऑटोस्कोप एग्जामिनेशन करेंगे। मैनेजमेंट में हम लोग जो ड्राइड सीरुमेन को करेंगे, हाइड्रेट करने के लिए हम लोग इंस्टॉल करेंगे 1 से 2 ड्रॉप पर ऑक्साइड के। इसमें हम लोग वार्म ग्लिसरीन भी लेंगे, मिनरल ऑयल भी लेंगे। इससे क्या होगा, जो सीरुमेन को क्या करेगा, आपके सॉफ्ट करेगा जिससे आप इसको रिमूव कर सकते हैं। सीरुमेन को हम लोग रिमूव कर सकते हैं मशीन के थ्रू से जिसको हम लोग इरिगेटिंग ईयर कहते हैं। इसमें क्या होता है, हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से उसको रिमूव आउट कर देते हैं, बट कभी कभी क्या होता है ये इंस्ट्रूमेंट आपके ईयर ड्रम को डैमेज भी कर सकता है। तो ये था इम्पैक्टेड सीरुमेन। फिर आपका आता है ओटाइटिस मीडिया। अभी तक जितनी डिजीज़ पढ़ी उसमें से सबसे पहली ये डिजीज़ है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, या फिर यूँ कह सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया नाम से ही समझ में आ रहा है, आइटिस मतलब कि इन्फ्लामेशन किसका, मिडल ईयर का। जब मिडल ईयर का इन्फ्लामेशन हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया आपका 2 टाइप्स का होता है, एक्यूट क्रॉनिक। अगर कभी कभी बुक में 3 भी दे रखा है जैसे एक्यूट क्रॉनिक रिकरेंट, तो भी आपके मतलब ईएमएस बुक में 2 दे रखा है तो पहले मैं 2 बता देती हूँ, बाकी जो तीसरा रिकरेंट है उसको भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। पहला है एक्यूट क्रॉनिक। एक्यूट का
मतलब है कि जो इन्फेक्शन हुआ है वो आपका 6 वीक से पहले का है, मतलब कि उसका टाइमिंग 6 वीक ही तक हुआ है, उसको हम लोग कहते हैं एक्यूट। अगर 6 वीक से ज़्यादा का हो गया इन्फेक्शन तो उसको हम लोग कहेंगे क्रोनिक। ये आपका इरिवर्सिबल भी हो जाएगा, इसमें आपको बहुत सारे एपिसोड्स आएंगे एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के, मतलब कि बार बार एक्यूट होगा तब जाके क्रोनिक डेवलप होगा। अगर एक्यूट को अगर आप ठीक कर दोगे तो क्रोनिक तो आपकी बॉडी में डेवलप हो ही नहीं सकता है। फिर आपका आता है थर्ड टाइप, कभी कभी बुक में दे रखा है, उसको दे रखा है रिकरेंट। रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया का मतलब क्या होता है, एक्यूट ठीक हो गया और एक्यूट क्रोनिक ठीक हो गया, लेकिन रिकरेंट का मतलब होता है साल 6 महीने बाद आपका फिर से हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं रिकरेंट। क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया में सबसे ज़्यादा आपको इन्फेक्शन देखने को मिलेगा मिडल ईयर में, 3 में। सबसे पहला आपका टिम्फैनिक मेम्ब्रेन में, फिर ऑसिकल्स में, फिर आपके मेस्टॉइड में। इसीलिए मैंने इसको शॉर्ट में टॉम लिखा है, मतलब कि जो क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया होगा उसमें आपके टिम्फैनिक मेम्ब्रेन, ऑसिकल्स और मेस्टाइड जो होती है उस पर अफेक्ट करेगा। फिर अगर मैं बात करूँ, जो टिम्फैनिक मेम्ब्रेन होती है उसके भी परफोरेशन होता है, उसके भी आपके टाइप्स होते हैं। अगर मैं बात करूँ टाइप्स की तो होता है आपके सेंट्रल परफोरेशन, मतलब कि आपकी ये टिम्फैनिक मेम्ब्रेन है यहाँ पे अगर होगा तो उसको हम लोग सेंट्रल परफोरेशन कहेंगे। अगर किडनी शेप का परफोरेशन है तो उसको हम लोग किडनी शेप का परफोरेशन कहेंगे। मार्जिन में अगर आपका परफोरेशन हुआ तो मार्जिन कहेंगे। अगर पूरे में हो गया है तो उसको हम लोग टोटल कहेंगे। एक्टिक का मतलब होता है जो आपका बाहर की ओर निकला होता है। तो ये आपका टिम्फैनिक मेम्ब्रेन का परफोरेशन होता है। फिर हम बात करते हैं कॉजेज़ की, किसकी वजह से ओटाइटिस मीडिया डेवलप हो सकता है आपकी बॉडी में। तो सबसे पहले है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, इसकी वजह से हो सकता है। हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा की वजह से हो सकता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। अगर बैक्टीरिया आपकी ईटी ट्यूब से इंटर करके, मतलब ये स्टेशन ट्यूब से इंटर करके, तब हो सकता है। फिर हम बात करते हैं कॉजेस डिफरेंस करके, ये आपके कॉमन कॉजेस थे। अब हम लोग एक्यूट के और क्रोनिक के अलग अलग पढ़ेंगे। एक्यूट के आपके मोर कॉमन और लेस कॉमन। मोर कॉमन में आपका आता है कॉमन कोल्ड, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, इन्फ्लुएंजा, कॉर्जिया, वूफिंग कफ, ये आपके बहुत कॉमन है जिसकी वजह से आपके में ओटाइटिस मीडिया डेवलप हो सकता है। लेस कॉमन में आपका आता है साइनसाइटिस, हेमाटोटिम्फैनम, ट्रॉमा और आपको बार्थो ट्रॉमा, डाइविंग टेम्पोरल बोन फ्रैक्चर। फिर हम बात करते हैं क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया की। तो जब लेट ट्रीटमेंट, मतलब कि जब आप ओटाइटिस और एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का ट्रीटमेंट नहीं कराओगे तब आपका क्रोनिक वाला डेवलप हो सकता है, या फिर आपने गलत इनएप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक थेरेपी कराई तब हो सकता है। अपर एयरवे, मतलब कि जो आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें सेप्सिस, मतलब कि इन्फेक्शन हो जाए। लोअर रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि माल न्यूट्रिशन है, अनीमिया, इन कंडीशन की वजह से भी क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। फिर आपका आता है पर्टिकुलर वेरिएंट इन्फेक्शन, जैसे कि मीसल्स। आपका इन्फेक्शन जब मीसल्स का बना रहता है तो उसमें ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि ओटाइटिस मीडिया आपकी बॉडी में डेवलप हो सकता है। फिर हम बात करते हैं मेजर 2 टाइप्स के, CSOM, मतलब कि आपका मुकोसल डिजीज़ होगी टिम्फैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन के साथ में। बोनी में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। फिर अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी आपकी बहुत ही सिंपल और इजी सी दे रखी है। सबसे पहले ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, इन इटियोलॉजी की वजह से आपके इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होगा, उसकी वजह से ओटाइटिस मीडिया होगा, और बार बार उसी का इन्फेक्शन बार बार होना, मतलब कि रिकरेंट इन्फेक्शन होना। फिर आपको कोलेस्टीटोमा हो सकता है। कोलेस्टीटोमा कॉम्प्लिकेशन है ओटाइटिस मीडिया का, इम्पॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब साइन एंड सिम्टम्स की। तो आपको एक्यूट में क्या देखने को मिलेगा, पेन होगा, फीवर होगा, हियरिंग लॉस होगा। क्रॉनिक में हियरिंग लॉस होगा, ओटोरिया होगा। ओटोरिया का मतलब होता है आपके कानों में ड्रेनेज होगा। फिर उसके बाद में आपको एक्यूट मेस्टाइटिस, मतलब कि इन्फ्लामेशन हो सकता है आपके मेस्टाइट का। वर्टाइगो, मतलब चक्कर भी आएंगे आपको। सिम्टम्स में आपको मेन कॉमन क्या होता है, ईयर एक होना, डिफनेस होना। आपको साइन क्या देखने को मिलेगा, साइन में आपको पायरेक्सिया, मतलब कि फीवर होगा। टेंडरनेस आपको देखने को मिलेगा क्योंकि वहाँ पे प्रेशर होगा। फिर आपको टिम्फैनिक मेम्ब्रेन में क्या देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे आपको लशर ब्रेकअप देखने को मिलेगा। और आपको इन्फेक्शन के साथ में जब आप देखोगे तो वहाँ पे रेडनेस हो जाएगा आपके पूरे ड्रम पे, बल्जिंग होगी, परफोरेशन होगा,
और आपके म्यूकॉइड का ड्रेनेज होगा, जो आपके परफोरेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की वजह से होता है। फिर इन सब के लिखने के बाद आपका आएगा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जिसमें आप करेंगे हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन। फिर आप ऑटोस्कोपी टेस्ट करेंगे, साइनस एक्सरे करेंगे, एमआरआई करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे टेम्पोरल लोब का। फिर आपका आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में आपका एक्यूट आता है पहले, फिर आपका आता है क्रॉनिक। एक्यूट में हम लोग मेनली मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं, जैसे कि पहले हम लोग करेंगे एंटीबायोटिक, जो भी आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को एंटीबायोटिक का यूज़ करना है। एग्जाम्पल आप खुद देख सकते हैं, जैसे कि एमोक्सिसिलिन, पेनिसिलिन। फिर आप देंगे एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक हम लोग देंगे पेन के लिए। और इसमें इंपॉर्टेंट मैंने लिखा है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि हम लोग एनाल्जेसिक में एस्पिरिन भी देते हैं, लेकिन हम लोग इसमें ओटाइटिस मीडिया में चिल्ड्रन को हम लोग नहीं देंगे एस्पिरिन। क्यों? क्योंकि वो आगे जाके रे सिंड्रोम का रिस्क कॉज कर सकता है चाइल्ड में। इस रे सिंड्रोम क्या होता है, इसमें जो आपका ब्रेन में होता है उसमें आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगा, आपके लीवर डैमेज हो जाएगी, मतलब कि हिपेटोटॉक्सिसिटी हो जाएगी। फिर वेसल्स नेजल वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर, मतलब कि जो हम लोग नेजल वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर इसलिए यूज़ करेंगे जिससे एक्यूट इन्फ्लामेशन है वो क्या हो जाए, कंट्रोल हो जाए। इसमें हम लोग नेजल ड्रॉप का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल में आप लिखेंगे एफहेड्रीन। फिर आप ईयर ड्रॉप का यूज़ करेंगे। ईयर ड्रॉप में थोड़ा सा एनेस्थीसिया रहेगा, जो कि आपके जो इन्फेक्शन है उसको करेगा, साथ में आपका जो पेन हो रहा है उसको भी रिड्यूस करेगा और फर्दर इंजरी से भी प्रिवेंट करेगा। ये आपके मैनेजमेंट का एक्यूट के, जिसमें आप देंगे एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक, नेजल वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर और ईयर ड्रॉप्स। फिर आपका आता है क्रॉनिक। क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया मैनेजमेंट में आपका सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, जब हम लोगों ने क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया पढ़ा था तो हम लोगों ने टॉम पढ़ा था, दैट इज वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को, ऑसिकल्स को और मेस्टाइट को हाँ मतलब कि क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। तो अब हम लोग इसमें सर्जरी पढ़ेंगे, जिसमें टी मतलब कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के लिए टिम्पैनोप्लास्टी करेगा, ऑसिकल्स के लिए ऑसिकुलोप्लास्टी करेगा, मेस्टाइट के लिए मेस्टाइट एक्टोमी करेगा। तो ये अब होता क्या है, और इसी की वजह से आपका आगे चल के कोलेस्टीटोमा भी डेवलप हो जाएगा, जो मेन कॉम्प्लिकेशन ओटाइटिस मीडिया का। इसमें क्या है, टिम्पैनोप्लास्टी क्या है, ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया में। जो आपके कान में टिम्पैनोप्लास्टी प्रेजेंट होती है उसको हम लोग सर्जिकल रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, जिससे वो सही हो जाए। फिर ऑसिकुलोप्लास्टी में क्या करते हैं, ये सर्जिकल रिकन्स्ट्रक्शन है मिडल ईयर का, जिससे जो ईयर बोन आपके हियरिंग को रीस्टोर कर सके। फिर आपका आता है मेस्टाइट एक्टोमी। एक्टोमी का मतलब होता है रिमूवल, किसका, मेस्टॉइड का। इसी के वजह से कोलेस्टीटोमा भी आपके कान में डेवलप हो सकता है। अब कभी कभी क्या होता है, कोलेस्टीटोमा की स्पेलिंग नहीं याद होती, तो उसको हम लोग इस तरीके से लर्न कर सकते हैं, को प्लस लेस प्लस टी प्लस टोमा। कभी भी प्रोनाउंसिएशन गलत नहीं होगा और कभी भी स्पेलिंग गलत नहीं होगी। तो इस तरीके से टुकड़ों में करके आप लर्न कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, एकदम सिंपल, आपके बुक में जो मेंशन पहले वो बता दे रही हूँ, और मैंने इसको ChatGPT करा था वो भी बता दे रही हूँ कि क्या आंसर था। कोलेस्टीटोमा में क्या होता है, जो आपका ईयर ड्रम होता है, फॉर एग्जांपल हमने बनाया था, जो ईयर ड्रम का जो एक्सटर्नल लेयर होता है, उस एक्सटर्नल लेयर की स्किन का ग्रोथ हो जाना, वो ग्रोथ आपके मिडल ईयर तक आ जाए, उसको हम लोग कहते हैं कोलेस्टीटोमा। ये आपका मेनली नेगेटिव प्रेशर को हाई कर देता है आपके मिडल ईयर में। ये आपकी बुक में मेंशन है, लेकिन ChatGPT के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, जो आपकी स्किन की ग्रोथ होगी वो नॉन कैंसरस होगी, जो कि बिहाइंड द ईयर ड्रम, लेकिन होगी मेम्ब्रेन की ही। इसमें डेड स्किन जो होगी वो उसका एक्यूमुलेशन होगा, जिसकी वजह से अब एक्यूमुलेट होता जा रहा है, इसका साइज़ क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, जिससे ये डेलिकेट बोन को डिस्ट्रॉय करेगी। यही बोन आपकी मेन होती है मिडल ईयर में। तो ये है कोलेस्टीटोमा। तो मेरे अकॉर्डिंग जब आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो कोलेस्टीटोमा का ये लिखेंगे, फिर बाद में 2 पॉइंट मेंशन करके आप इन दोनों पॉइंट्स को मेंशन करेंगे। उसके बाद में फिर आपका आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट फिर आपका आएगा नर्सिंग डायग्नोसिस, फिर एनसीपी। अगर नर्सिंग डायग्नोसिस और एनसीपी आप तब बनाएंगे जब ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में आ गई। अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, लेकिन नर्सिंग मैनेजमेंट आप अगर शॉर्ट में भी आएगा तब भी लिखेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट अब आपको क्लियर है कि हमें कौन से पॉइंट्स लिखने होते हैं। फिर हम डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट डिजीज़ को, दैट इज़
ओटोस्क्लेरोसिस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें स्लो फॉर्मेशन होता है स्पॉन्जी बोन का आपके ऑटिक कैप्सूल में, जो कि आपके ओवल विंडो पे रहती है। अगर मैं बात करूँ इसके कॉजेज़ की, तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट की वजह से हो सकता है, हेरिडिटरी की वजह से होता है, रेशियल की वजह से हो सकता है। रेस कैसा है, ये मोस्ट कॉमन इंडिया में है और रेयर है आपका नेग्रोस में। एज की अगर मैं बात करूँ तो ये 15 से 35 साल के ईयर में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और साल में आपको ये ज़्यादातर देखने को मिल सकता है पर्सन में। फिर आपका आता है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी भी एक मेन कॉज है जिससे ये चीज़ डेवलप हो सकती है। फिर आप देखोगे पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में क्या है, ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर जो भी हमने पढ़े, जो आपके ऑप्टिक कैप्सूल में नॉर्मल बोन है वो धीरे धीरे रिप्लेस्ड होने लगेगी आपकी स्पॉन्जी बोन में। फिर स्पॉन्जी बोन आपकी स्पॉन्जी है तो वो कैसे आपकी रुकी रहेगी, वो क्या हो जाएगी, इमोबलाइज होने लगेगी, जैसे कि आपका होने लगता है स्पॉन्ज। फिर ये क्या करेगी, नॉर्मली डिसरप्ट करेगी कंडक्शन को, जिससे क्या होगा, साउंड प्रेशर भी आपका प्रॉब्लम करेगा। फिर इसकी वजह से हेयरिंग लॉस देखने को मिलेगा आपको। इसमें क्या होता है, कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस होता है और जो सेंसरी हेयरिंग लॉस है वो भी डेवलप हो सकता है, लेकिन वो आगे होगा, पहले नहीं होगा। ये आप देखोगे पैथोलॉजिकल चेंजेस दे रखा है ऑटोस्क्लेरोसिस में। इसमें क्या होता है, जो आपका मैलस इनकस स्टेप्स का होता है, जो आपका स्टेप है वो इस तरीके से आपका रहेगा, लेकिन जब आपका ऑटोस्क्लेरोटिक होगा तब आप देखेंगे, तब आपको इस तरीके से ये आपका ग्रेजुअली रिप्लेस होने लगेगी नॉर्मल बोन, किस में, हाईली स्पॉन्जी में, जो कि क्या आगे चल के हो जाएगी, डिस्प्लेस भी हो जाएगी। जिसकी वजह से आप देखोगे तो आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या देखने को मिलेगा, बायलेटरल, मतलब कि दोनों साइड आपके कानों में ही कंडक्टिंग हियरिंग लॉस होगा, आपको टिनेटाइटिस होगा, क्योंकि इसमें जो आपकी क्रेनियल नर्व है उसका स्टिमुलेशन होगा, क्रेनियल नर्व एड का, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके इसमें क्रेनियल नर्व की वजह से ही होता है। साथ में आपको वर्टाइगो भी देखने को मिलेगा। डायग्नोस्टिक की अगर मैं बात करूँ तो डायग्नोस्टिक में आप हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, रेने टेस्ट, वेबर टेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें अगर आपने ध्यान दिया ये बायलेटरल है तो ये पता तो टेस्ट से ही चलेगा। फिर ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपके ऑटोस्क्लेरोसिस डिजीज़ है। फिर हम लोग ऑडियोमेट्रिक टेस्ट करेंगे और इसमें हम लोगों की रेंज 60 डेसिबल की रहेगी, जो कि एक टोटल लॉस के स्टेज को डिफाइन करती है। मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोग हियरिंग एड को यूज़ कर सकते हैं। सर्जिकली हम लोग बहुत ही कम यूज़ करते हैं, लेकिन सर्जिकल में हम लोग स्टेपडेक्टोमी करते हैं, मतलब कि जो स्टेप बोन है उसी का हम लोग रिमूवल कर देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्टेपडेक्टोमी। और आपका आता है स्टेपडोटोमी। इसका मतलब क्या होता है, स्मॉल होल बनाते हैं आपके फुट प्लेट में, मतलब कि जो आपका स्टेप होता है वो इस तरीके का डायग्राम में आता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल होल बनाते हैं आपके फुट प्लेट पे स्टेप्स के, जिससे इंसर्ट करेंगे हम लोग एक वायर को एज अ प्रोसेस में, जिससे रिस्टोर करेंगे हियरिंग को इस तरीके से। ये जो आप अंदर देख रहे हैं वो, तो ये आपका है स्टेपडोटोमी। फिर इसका है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलेगा, कॉम्प्लिकेशन में डिफनेस देखने को आपको मिलेगा। फिर इसमें आपको मैनेजमेंट आएगा, मैनेजमेंट में आप नर्सिंग मैनेजमेंट एट लास्ट ऐड ऑन करेंगे। फिर आपका आता है एक्यूट मेस्टोइडाइटिस, मतलब कि जो मेस्टोइड है उसमें इन्फेक्शन होगा। एक्यूट मतलब कि ये शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए रहेगा। ये मेनली आपके बैक्टीरिया की वजह से होगा और ये कहाँ होगा, आपके मेस्टोइड बोन में होगा। ये मेनली आपके चिल्ड्रन में अफेक्ट करता है। कॉजेज़ क्या है, जब पैथोजन स्प्रेड होता है उसकी वजह से। कभी कभी आपको ये एक्यूट ओटाइटिस मीडिया की वजह से भी डेवलप होने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का कंडीशन आती है क्रोनिक, और क्रोनिक में आपको टॉम देखने को मिल रहा है जिसमें आपका मेस्टाइड आता है। बैक्टीरिया में कौन कौन से आपके बैक्टीरिया होते हैं, तो आपका स्ट्रेप्टोकोकस होता है, हीमोफाइलस होता है, स्टेफाइलो होता है, सीडोसोमोनास होता है, किलबेशिया होता है, इकोलाई होता है। साइनम सिम्टम्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको फीवर देखने को मिलेगा, पेन होगा, टेंडरनेस होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, स्वेलिंग होगा, आपके ईयर में रेडनेस भी होगा, टिम्फैनिक मेम्ब्रेन में परफोरेशन होगा जिसकी वजह से ओटोरिया मतलब कि डिस्चार्ज होगा, हियरिंग लॉस होगा, हेडेक होगा। फिर आपकी डायग्नोसिस की अगर मैं बात करूँ
तो उसमें आप क्या करोगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट में हिस्ट्री कलेक्शन करोगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, क्लिनिकल टेस्ट परफॉर्म कराओगे, ब्लड टेस्ट कराओगे, एक्सरे कराओगे, किसका मेस्टाइड बोन का, सीटी स्कैन कराओगे, अपने मिडिल ईयर का कल्चर कराओगे, जिससे भी पस है वो पता चल जाएगा जो आपके मेस्टाइड बोन में है। आप हीमो कल्चर कराओगे और आप एलपी साइन को देखोगे जो आपके मेनिंजाइटिस देखने में मिलता है। कॉम्प्लिकेशन क्या है, कॉम्प्लिकेशन इसका बहुत, इसलिए हमेशा याद रखना। कॉम्प्लिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो आपको फेशियल पैरालिसिस देखने को मिलेगा, ब्रेन एब्सेस देखने को मिलेगा, मेनिंजाइटिस देखने को मिलेगा, नेक एब्सेस देखने को मिलेगा, एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस देखने को मिलेगा, सेप्टिसीमिया, सबड्यूरल एब्सेस देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट में आप फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं, ड्रग का यूज़ करेंगे। सबसे पहला आपका है सिफेलो स्पोरिन, जिसमें आप थर्ड जनरेशन की ड्रग को यूज़ करेंगे। फिर आप सिफेलोक्सीन को यूज़ करेंगे आईवी 30 से 50 mg पर kg पर डोज में। या आपका एवरी 8 आवर पे रहेगा, 7 से 10 दिन चलेगा। नहीं तो आप सेप्ट्रीजोन को भी यूज़ कर सकते हैं आईवी, वो आपका रहेगा 100 mg पर kg डोज पे। ये आपका 24 घंटे पे रहेगा, लेकिन चलेगा 7 से 10 दिन। अगर आपकी थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन नहीं अवेलेबल है तो आप एम्फिसिलिन को यूज़ करोगे, जो कि आपकी 50 mg की लोगे। और आपका अगर फीवर पेन है तो उसके लिए आप इबुप्रोफेन लोगे। ये आपका है मेडिकल मैनेजमेंट, जिसको हम लोग फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट भी कहते हैं। फिर आपका आएगा सर्जिकल मैनेजमेंट, जिसमें आप सर्जरी करोगे, जिसमें आपका आता है मेस्टाइडेक्टोमी, मतलब कि आप रिमूव कर दोगे मेस्टाइड बोन को। फिर आपका आएगा इंसिजन ऑफ एब्सेस, अगर एब्सेस है तो उस एब्सेस को आप रिमूव करोगे। अगर एनारोबिक इन्फेक्शन है तो आप उसमें आईवी दोगे मेट्रोनिडाजोल को, जिससे वो उसको रिमूव आउट कर देगा। तो ये आपके फार्माकोलॉजिकल सर्जिकल मेथड होते हैं जिससे आप ट्रीट करोगे एक्यूट मेस्टाइटिस डिजीज़ को। फिर आपका आता है इनर ईयर। इनर ईयर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें पहली डिजीज़ है आपकी मेनियर डिजीज़। अगर मैं बात को पहली आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज़ थी ओटाइटिस मीडिया, अभी आपकी सेकेंड डिजीज़ है मेनियर डिजीज़, जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मेनियर डिजीज़ को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वो आपकी है इडियोपैथिक एंडोलिम्फेटिक हाइड्रॉप्स। कभी कभी एग्जाम में इस नाम से अगर आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, ये मत कहना कि हमने पढ़ा ही नहीं है। ये क्या होता है, इसी को हम लोग कहते हैं मेनियर डिजीज़। ये क्या है, इडियोपैथिक एंडोलिम्फेटिक हाइड्रॉप्स। इसमें आपको एपिसोड्स देखने को मिलेंगे वर्टाइगो, मतलब कि इसमें एपिसोड्स आएंगे आपके चक्कर के। इसमें होता क्या, अब हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। ये होता क्या है, जो आपके इनर ईयर में वेस्टिब्यूल्स होते हैं उसमें आपके 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स आते हैं। ये मैंने डायग्राम बनाया है इनर ईयर में। सबसे पहले इनर ईयर में आपके जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं, जिसके अंदर आपका फ्लूइड क्या होता है, फिल्ड होता है, वो आपके किससे अटैच होता है, कॉक्लिया से। यही आपके कंजंक्शन करेंगे आपके क्रेनियल नर्व से, वो क्रेनियल नर्व आपकी आर्ट होगी, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। ये क्रेनियल नर्व आर्ट क्या करती है, ये आपके बॉडी को बैलेंस और बॉडी पोजीशन में रहती है। तो ये आपका है मेनियर डिजीज़। मेनियर डिजीज़ क्या है, इनर ईयर की डिजीज़ है, जिसमें आपके जो सेमी सर्कुलर कैनाल है जिसके अंदर फ्लूइड फिल्ड होते हैं, वो अटैच आपके होते हैं कॉक्लिया से। कॉक्लिया से अटैच होने के बाद में वो कंजक्शन करते हैं क्रेनियल नर्व के साथ। वो क्रेनियल नर्व आपकी क्रेनियल नर्व 8 है। ये क्रेनियल नर्व आपकी मेंटेन करती है बैलेंस को और बॉडी पोजीशन को। तो ये है आपकी मेनियर डिजीज़ की डेफिनेशन। कॉजेज़ की अगर मैं बात करूँ तो मतलब कि एटियोलॉजी, इसकी वजह से ये डेवलप हो रहा है। तो आपके एंडोलिम्फेटिक सैक में वेलिंग होगा, ओटाइटिस मीडिया की वजह से, हेड इंजरी की वजह से, वायरल इलनेस की वजह से, जो कि आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन मेनली देखा जाता है, इन्फेक्शन की वजह से, या ऐसी कोई मेडिकेशन जिसकी वजह से मेनियर डिजीज़ हो सकती है। उस मेडिकेशन का नाम है एस्पिरिन। फिर हम बात करते हैं हमारी पैथोफिजियोलॉजी की। आपके बुक में पैथोफिजियोलॉजी नहीं है, इसलिए मैंने अलग से पैथोफिजियोलॉजी लिखी है। सबसे पहले ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर, एटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से एंडोलिम्फ में ओवर प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन के बाद में बहुत ही ज़्यादा कलेक्शन होगा, एक्सेसिव कलेक्शन, जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज होगा। यही प्रेशर मेम्ब्रेन को रप्चर करेगा। फिर आपको साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। बहुत ही सिंपल पैथोफिजियोलॉजी मैंने लिखी है। फिर हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब कि साइन एंड सिम्टम्स की। आपको वर्टाइगो देखने को मिलेगा। ये मेन सिम्टम्स, अगर आपसे पूछा जाए मेन सिम्टम्स बताओ मेनियर डिजीज़ का, तो वर्टाइगो है। डिजीनेस, टिनाइटिस देखने को मिलेगा। और अगर आपको डिजीज़ है तो उसमें आपको हेडेक, एब्डोमिनल पेन भी देखने को मिलेगा। साथ में उसकी डिजीज़ भी हो सकती है, आपको डिस्कम्फर्ट होगा, हियरिंग लॉस हो सकता है, आपके एक कान में नोजिया, वोमिटिंग होगा, और निस्टैग्मस होगा। निस्टैग्मस का मतलब होता है इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट।
इसका कॉम्प्लिकेशन क्या है? कॉम्प्लिकेशन इसका हियरिंग लॉस है। फिर हम बात करते हैं डायग्नोसिस की, कैसे हम लोग डायग्नोस करेंगे। डायग्नोसिस मतलब कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की अगर मैं बात करूँ तो वो आपका हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, इलेक्ट्रोस्टेग्मोग्राफी, निस्टेग्मोग्राफी जिसमें हम लोग देखते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स है रिफ्लेक्स के दौरान। फिर हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी जिसमें हम लोग कोक्युला कर देखते हैं। फिर हम लोग सिटी स्कैन कराते हैं, एमआरआई कराते हैं। ये आपके हैं कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट। फिर हम लोग कराते हैं मैनेजमेंट। फिर आपका मैनेजमेंट दो में डिवाइड हो जाता है। पहला आपका है शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट, फिर आपका है लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट। शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट में सबसे पहले चक्कर आ रहे हैं तो हम लोग पेशेंट को लाई डाउन करेंगे जिससे जो उसका हेड मूवमेंट है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, पहला पॉइंट। दूसरा, उसको हम लोग प्रोमेथाजीन देंगे। प्रोमेथाजीन नोजिया वॉमिटिंग के लिए देते हैं जिससे उसका वो क्या हो जाए, कंट्रोल हो जाए। फिर हम लोग एट्रोपिन को एडमिनिस्टर करेंगे जो अटैक कर रहा है एएनएस सिस्टम के फंक्शन को, जो कि रिड्यूस हो जाए। मतलब कि आपका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन है वो उस समय हाइपर एक्टिविटी करेगा, इसीलिए हम लोग एट्रोपिन ड्रग को देंगे जिससे वो अटैक करे और उसके सिस्टम को पे अटैक करे और उसके फंक्शन को रिड्यूस करें। फिर हम लोग डाइमेनहाइड्रानेट लेंगे जिसको हम लोग ड्रामामाइन भी कहते हैं। ये आपके वर्टाइगो के लिए मेन यूज़ करते हैं। फिर आपका आएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए हम लोग डिप्रेसेंट का यूज़ करेंगे जैसे कि डायाजीपाम। यह आपके एक्यूट अटैक के लिए मेनली यूज़ होता है। ये आपके एक्साइटेबिलिटी को रिड्यूस कर देता है। हम लोग एंटी हिस्टामिन ड्रग का यूज़ करेंगे जैसे कि बेनाड्रिल, एंटीवर्ट। ये आपके डिजीनेस और वॉमिटिंग को कंट्रोल करेगा। ये क्या आपकी शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट है। लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में हम डायूरेटिक्स लेंगे। डायूरेटिक्स आपके रिड्यूस करेगा जो एंडोलिम्फ का प्रेशर है। आप बीटा हिस्टीन लेंगे जो कि आपके वर्टाइगो, हियरिंग लॉस और टेनेटस को एलिविएट करेगा। वेसोडाइलेटर्स लोगे जिससे आपके ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी। सोडियम रिस्ट्रिक्ट कर दोगे जिससे कि एंडोलिम्फेटिक हाइड्रॉप्स रिड्यूस हो जाए। फिर एंटी हिस्टामिन या फिर माइल्ड सेडेटिव्स लोगे जो कि अटैक होगा उसको प्रिवेंट करेगा। फिर आप सिस्टमिक इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक का भी यूज़ करोगे। तो ये आपके शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म थे। उसके बाद में आपका आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में आपका दो आता है मेन। पहला आपका एंडोलिम्फेटिक ड्रेनेज एंड शंट प्रोसीजर। इसमें क्या होता है, जो हम लोग जो एंडोलिम्फेटिक में फ्लूइड हो रहा था एक्युमुलेशन उसका ड्रेन आउट करेंगे जिससे प्रेशर क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। और शंट का यूज़ करते हैं इसमें। फिर आपका आता है लेब्रियंथ एक्टोमी। जो आपका लेब्रियंथ है उसको हम लोग एक्टोमी मतलब कि रिमूव कर देंगे जिससे पेशेंट को रिलीफ मिले वर्टाइगो से। फिर हम नर्सिंग मैनेजमेंट लिखेंगे जिसमें आप मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करेंगे, पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स को देखेंगे, पेशेंट के वाइटल साइंस को मॉनिटर करेंगे, पेशेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, पेशेंट को आप लोग साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। पेशेंट में अगर कोई भी है मेडिकेशन एडमिनिस्टर करना तो उसके प्रॉपर राइट्स को फॉलो करेंगे। पेशेंट को प्रिपेयर करेंगे सर्जरी के लिए, पेशेंट को मेंटेन करेंगे इनपुट आउटपुट चार्ट को। साथ में पेशेंट को हम लोग कोई भी डिजीज़ होते है उसकी फुल नॉलेज देते हैं, डाइट मैनेजमेंट कराते हैं। तो ये सारे नर्सिंग मैनेजमेंट एज अ नर्स रोल आप लिखेंगे। फिर अगर ये क्वेश्चन लॉग में आएगा फिर आप नर्सिंग डायग्नोसिस, फिर आप एनसीपी लिखेंगे। फिर हम नेक्स्ट डिजीज़ को डिस्कस करेंगे दैट इज़ लेब्रिंथाइटिस। मतलब कि इन्फ्लामेशन हो जाएगा लेब्रिंथ का, उसको हम लोग कहते हैं लेब्रिंथाइटिस। ये तब डेवलप होता है जब ओटाइटिस मीडिया एक्यूट होता है। मतलब एक्यूट ओटाइटिस मीडिया की वजह से आपका ये डेवलप हो सकता है। कॉजेज़ क्या है, इटियोलॉजी मतलब कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है तब डेवलप हो सकता है, ओटाइटिस मीडिया की वजह से हो सकता है। अगर स्टेप्स का ऑपरेशन हुआ तब हो सकता है। क्रॉनिक कंडीशन में डेवलप हो सकता है जब क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया का तब। निमोनिया की वजह से हो सकता है, इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, साइड इफ़ेक्ट कोई भी ड्रग की वजह से हो सकता है। लेब्रिंथाइटिस की अगर मैं टाइप्स की बात कर दूँ तो ये आपकी 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहला है डिफ्यूज लेब्रिंथाइटिस। इसमें क्या होता है, इसमें सीवियरिटी को देखते हैं, जो इन्फेक्शन अटैक करेगा ये आपका माइल्ड होता है जिसमें आपका इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट का फॉर्मेशन होता है। यही आपका मेन है जिसको मैंने पिंक से हाईलाइट करा है। फिर आपका आएगा डिफ्यूज सीरस लेब्रिंथाइटिस। इसमें क्या होगा, आपके जो लेब्रिंथ साइट है वहाँ पे सीरोफिब्रियंस होंगे जो कि आपके फ्यू राउंड सेल्स होते हैं जो कवर करेंगे। फिर आपका आएगा थर्ड डिफ्यूज प्यूरुलेंट लेब्रिंथाइटिस। यहाँ पे एक्सुडेट का फॉर्मेशन होगा लेकिन उस एक्सुडेट फॉर्मेशन के लिए वहाँ पे इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होगा, फिर एक्सुडेट बनेगा। वो एक्सुडेंट आपका कैसा होगा, प्यूरुलेंट होगा। एक्सुडेट आपने पढ़ा है बहुत ही डिफरेंट होते हैं, तो ये प्यूरुलेंट एक्सुडेट आपका रहेगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको डिजीनेस देखने को मिलेगा, वॉमिटिंग देखने को मिलेगा,
वर्टाइगो देखने को मिलेगा, हेडेक देखने को मिलेगा, एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ बैलेंस, पिरुलेंट लेब्राइटिस में मेनली आपको इंटेंस गिडीनेस होगा, फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग होगी और डिफनेस भी होगा, स्पॉन्टेनियस निस्टैगमस होगा, इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट। रिकवरी विल स्टार्ट आफ्टर 2 वीक एंड कंप्लीट 4 to 6 वीक्स। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ओटोस्कोपी। मैनेजमेंट के लिए आप बेड रेस्ट रहेगा, एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर रहेगा, एंटी एमेटिक रहेगा। एंटी एमेटिक जो आपका वोमेटिक हो रहा उसके लिए आप लेंगे, इसमें ड्रग का एग्जांपल रहेगा ओंडेस्टेरोन। फिर आप सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे, आप लेब्रिंथ एक्टोमी कर देंगे, मतलब कि जो लेब्रिंथ है आप उसको ही रिमूव कर देंगे, लेब्रिंथ एक्टोमी। इसमें फिर आप लिखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट। अब कभी कभी ये डिजीज़ आपके वेरी शॉर्ट में आ जाती है तो उसके लिए ये कंटेंट सफिशिएंट है। फिर हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट ईयर डिजीज़ में, दैट इज़ ओटोटॉक्सिसिटी। ओटोटॉक्सिसिटी क्या है? ये एक टेंडेंसी है एक सर्टेन थेरापेटिक एजेंट की जो केमिकल सब्सटेंस की वजह से इम्पेयरमेंट आपके ईयर में डेवलप कर देगा, जिससे आपके जो एंड ऑर्गन्स और जो आपका कॉक्लियर वेस्टिब्यूल है उसमें आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। इससे आपकी ज्वाइनिंग रहेगी 8 क्रेनियल नर्व से। इसका मेन कॉजेज़ क्या है? कुछ ड्रग की वजह से ये डेवलप हो जाता है। वो ड्रग आपकी होती हैं क्विनीन, जैसे कि वो अफेक्ट करती हैं आपके टेनिटस हियरिंग लॉस को। डायूरेटिक जो कि आपका परमानेंट सेंसरी हियरिंग लॉस कर सकती हैं। एंटी हिपैरनाइजिंग जो कि हिपैरन होता है, इसमें आपका डिफनेस डेवलप कर सकती है। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग जैसे होती है फेनिटोइन, ये आपके वेस्टिबुलर डिसऑर्डर को बनाती है। बीटा ब्लॉकर ड्रग जो कि आपके जैसे कि बीटा ब्लॉकर प्रोप्रानोल, ये आपके एडवर्स रिएक्शन लाती है जैसे कि डिफनेस। फिर अमीनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक जिसमें आपका आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये भी आपके डैमेज करती है बोथ बैलेंस और हियरिंग को। फिर आपके अदर एंटीबायोटिक आते हैं जैसे कि वेनकोमाइसिन, वीकोमिसिन, ये भी आपके डैमेज करते हैं ईयर के इनर पार्ट को, जिससे ओटोटॉक्सिसिटी डेवलप हो जाती है। फिर हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आपको पहले सिम्टम देखने को मिलेगा टिनेटस का। टेनाटाइटिस के बाद में आपको डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा बैलेंस में। प्रिवेंशन के लिए हम लोग ओटोटॉक्सिक ड्रग को अवॉइड करेंगे जब तक कि सर्वाइवल फ्यूचर वेलबींग पेशेंट के लिए ना रहे। साथ में इसमें मेनली हम लोग नर्सिंग मैनेजमेंट करते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट के लिए हम लोग डायग्नोसिस करना होता है, जो ओटोटॉक्सिसिटी से रिस्क उसको रिड्यूस करना होता है। पेशेंट को हर टाइम मॉनिटर करना होता है, उसको ड्रग प्रोवाइड करनी होती है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स को भी मॉनिटर करना होता है। तो ओटोटॉक्सिसिटी डिजीज़ में बस इतना ही। ईयर डिसऑर्डर्स आपके कंप्लीट हो गए, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर में बस इतना ही। मेनली आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी 3 है। पहली है एक्सटर्नल ईयर में ओटाल्जिया, मिडल ईयर में ओटाइटिस मीडिया, इनर ईयर में मेनियर डिजीज़। बाकी सब आपके वेरी शॉर्ट के हिसाब से हैं। ये आपके 3 आपके 15 मार्क्स में एग्जाम में आ सकते हैं। ओटाल्जिया फिर भी नहीं, लेकिन मेनियर डिजीज़, ओटाइटिस मीडिया आ सकता है। सो आज की वीडियो में हम लोगों ने ईयर डिसऑर्डर्स को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में नोज़ और थ्रोट डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आज की वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो सो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।